नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर के साथ, जहां दिल्ली सरकार ने वैक्सीन सप्लाई में कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्होंने 1,34,00,000 टीकों की मांग की थी, जिनमें 67 लाख टीके कोविशील्ड के थे, 67 लाख कोवैक्सीन के। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने चिट्ठी लिखकर मना कर दिया है। उनका कहना है कि तय मात्रा से ज़्यादा टीके नहीं दे सकते। केंद्र ही तय करेगा कि किसको कब और कितनी वैक्सीन मिलेगी। ऐसे में दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद है। कोवैक्सीन वाले 100 टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़े हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा? हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए। नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है, जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। नेगोशिएशन में आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर कि हमें इतना वैक्सीन चाहिए और वो ऑर्डर इस प्रकार से है, इसका इतना अमाउंट हम पार्ट पेमेंट अभी करेंगे या फुल पेमेंट अभी करेंगे। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं, जो आपने नहीं किया। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 50 मामले सामने आने से सरकार सख्ते में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस को लेकर के एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें ये तय किया जा रहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए योजना तैयार की जानी चाहिए और साथ में क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से अनुराग दौरी जुड़ रहे हैं। अनुराग, कोरोना से तो जूझ ही रहा है प्रदेश और अब साथ साथ ब्लैक फंगस भी है। पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ये हमारी ड्यूटी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है, उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें। इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। उपचार महंगा भी होता है, एक इंजेक्शन महंगा लगता है, इसलिए ऐसे मामले जो आएंगे उसमें भी राज्य शासन ऐसे पेशेंट्स को भरपूर सहयोग करेगा। तो ये शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे कि कैसे वो तैयारी कर रहे हैं कि इस ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जाए। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग दौरी मौजूद हैं। अनुराग, अब तक प्रदेश कोरोना की मार झेल रहा था और अब ब्लैक फंगस भी, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं सरकार की तरफ से? देखिए सौरभ, आज ही मध्य प्रदेश सरकार के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका में डॉक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। साथ ही साथ यहाँ जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है हमीदिया, उसके डॉक्टर भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुटे हुए थे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रयास सरकार की तरफ से तेज किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो इंजेक्शन है, उसके भी बाजार में अब उसकी कमी होती जा रही है, कई लोगों को मिल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा ऐसे मामले आ चुके हैं और ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में देखा गया है, कुछ मामलों में मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी हैं, कुछ के अंग, दूसरे अंग निकालने पड़े हैं। तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, खास करके सरकारी अस्पतालों में उन मरीजों का जो लंबे वक्त से स्टेरॉइड ले रहे हैं या जो डायबिटीज के शिकार हैं या फिर जिनका ऑक्सीजन जिनको लंबे वक्त तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो इसी के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि पूरी गंभीरता से इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा और पहले से ही कार्य योजना बनाई जाएगी। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। अब चलते हैं ग्रेटर नोएडा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। अब चलते हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के जिन गांव की बेशकीमती ज़मीनों पर लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट बने, उन्हीं गांव के लोग, कोरोना में दर्जनों लोग
कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हैं। खास बात यह है कि संक्रमण के दौरान यहाँ के लोग, गांव के लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। ग्रेटर नोएडा के गांव के हालात पर हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के खुर्दपुर गुज्जर गांव में बुधवार को एंटीजन टेस्ट कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। 50 लोगों के एंटीजन टेस्ट के बाद 3 लोग पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन गांव के प्रधान की माने तो 20 दिनों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग बुखार खांसी से बीमार हैं। कितने लोगों की अभी तक आपके गांव में डेथ हुई है, जैसा कि लोग बता रहे हैं? अभी जो है 26 जो है वो डेथ हो चुकी हैं और अभी और जो है पीड़ित हैं, अभी बीमार हैं गांव। भाभी को बुखार आया, बुखार आने के बाद उन्हें दवा दिलवाई गई, लेकिन वो बुखार उनका नहीं उतरा। दूसरे दिन उन्हें जब सांस लेने में 24 घंटे के बाद उन्हें दिक्कत पैदा हुई। दिन पे दिन इतनी परेशानी हुई कि वो आईसीयू में चली गई और उसके बाद वो इतनी ग्रसित हो गई कि वो संडे में उनकी डेथ हो गई। खैरपुर गुज्जर से हम ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव की ओर बढ़े। सैनी गांव के विजय नागर हमें मिले। बीते 1 सप्ताह के भीतर बुखार और ऑक्सीजन कम होने से उनके 2 चाचा की मौत हो गई। गांव वालों ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 19 अप्रैल से लेकर अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग होम आइसोलेशन में हैं। 19 अप्रैल को मेरे ताऊजी सुरेशचंद्र नागर, जो पूर्व सांसद प्रतिनिधि थे, उनकी कोरोना से डेथ हुई कैलाश हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर 28 अप्रैल को जिनसे छोटे भाई जो हमारे चाचा थे, उनके वो भी कोरोना से एक्सपायर हुए। 19 अप्रैल से लेकर अब 12 मई तक की लिस्ट है, जिसमें 16 आदमी डेथ कर चुके हैं और अभी काफ़ी लोग बीमार हैं। हमारे चुनाव में कभी भी स्वास्थ्य कोई बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं है। यही वजह है कि आज आपदा के वक्त आपको जो लाशें हैं वो सड़क पर मिल रही हैं, नदियों में तैरती हुई मिल रही हैं। ये दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर और ग्रेटर नोएडा की गगनचुंबी इमारतों के बीच के गांव के हालात हैं। दूर दराज के गांव में कोरोना संक्रमण के फैलाव के बारे में सोचना ही एक डर पैदा कर देता है। ग्रेटर नोएडा से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो रवीश बता रहे थे कि दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के गांव में क्या हाल है, और हम इस वक्त दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में है और यहाँ का एक ईएसआईसी अस्पताल है सरकारी। यहाँ पर 7 तारीख को यहाँ के सांसद आए और उन्होंने कहा यहाँ कोरोना का अस्पताल शुरू किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ भी यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया और प्रांगण में सब कुछ खाली है, सूना है। और अभी बिजली चली गई थी तो यहाँ पर बिजली तक नहीं थी, यहाँ जनरेटर तक नहीं है, तो मरीजों का इलाज कैसे किया जाएगा? क्या सुविधाएं हैं कुछ आप लोगों के लिए? क्या सुविधाएं हैं आप लोगों के लिए? साहब हमारे लिए तो कोई सुविधा नहीं है जी। मरीज आएंगे तो क्या करेंगे? मरीज रहने के लिए पानी तक की भी सुविधा नहीं है। ठीक, तो आप स्टाफ से हैं? जी जी। क्या ड्यूटी है आपकी यहाँ पे? वार्ड बॉय है जी। वार्ड बॉय है, तो वार्ड बॉय के लिए पानी के लिए सुविधा है आपकी? नहीं जी, नहीं है। नहीं। तो वार्ड बॉय बता रहे थे कि यहाँ पर गर्म पानी की सुविधा नहीं है। सिस्टर ही बता रही थी कि बिजली नहीं है। तो सोचिए कि जब गांव के मरीज यहाँ पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा। और यहाँ के गांव में हर रोज लोग मर रहे हैं, उनको ना तो ऑक्सीजन मिल पा रहा है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो सोचिए कि जो दवाएं हैं और आईसीयू वेंटिलेटर तो दूर की बात है। हमने कुछ देर पहले यहाँ के कुछ गाँव का जायजा लिया, देखिए ये रिपोर्ट। हर गाँव में, हर घर में किसी न किसी को बुखार आ रहा है। टेस्टिंग नाम मात्र की है, दवाइयाँ राम भरोसे हैं, और अगर ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ गई तो समझिए कि भगवान ही मालिक है। हमारे साथ इस गांव के प्रधान मौजूद हैं। सर आपका नाम बताइए। सुरमेश शर्मा। सुरमेश जी, आप गांव के प्रधान हैं, क्या हालात हैं गांव में इस वक्त? सर हालात बहुत गंभीर है, काफ़ी गंभीर है, और भय का माहौल बहुत ज़्यादा। भय का माहौल ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में आपके गांव में पिछले 2 हफ्तों में कितनी मौतें हुई हैं? 14 मौत हो चुके हैं और कम से कम काफ़ी लोग बुखार से जूझ रहे हैं। जो लक्षण कैरोनों बताए जा रहे हैं, खांसी जुकाम वगैरह, सबके अंदर वही लक्षण है। मैं शर्मा जी, आपके छोटे भाई की डेथ हुई कोविड से जी। क्या नाम था उनका? नरेश शर्मा नाम था। क्या हुआ था? सर उससे पहले हल्का सा बुखार हुआ था। बुखार होने पे दवाई लिए, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं रविंद्र गुप्ता MBBS हैं, उनसे दवाई लेकर आया था। 3 दिन की दवाई के बाद
उसको सांस उखड़ने लगी उसकी। कोई हेल्प नहीं, कोई ना तो मुझे एम्बुलेंस से कोई हेल्प मिली, ना कोई हॉस्पिटल का कोई हेल्प मिली, मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। फिर अपनी ही प्राइवेट गाड़ी में हम बेशक, चाहे भाई था हमारा, बहुत बुरा हाल, अगर शायद टाइम पे मेरे भाई को ये चीज़ मिल जाती तो वो बच जाता। हेल्पलेस बिल्कुल, कोई कहीं से कोई भी मदद हमें मिल, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा हमें। हमारी हिम्मत चली गई। इस कागजों में सब बता देते हैं, सब चीज़ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। सरकारें भले ही कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन अब जब गांव में भी पहुंच रहे हैं तो हालात शहरों जैसे ही हैं। यहाँ पर भी हर रोज़ लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं बुखार आया, टेस्टिंग नहीं हो पाई और मौत हो गई। तो फिलहाल क्या शहर क्या गांव, कोरोना से हर जगह भीषण हालात हैं और लोग रोज़ मर रहे हैं। सहयोगी राकेश कुमार के साथ मोदी नगर के सीकरी कला गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना ने पंडित राजन मिश्रा को भी नहीं बख्शा। इस बीमारी से उनकी मौत हो गई। इसके बाद बनारस के बीएचयू में डीआरडीओ ने 750 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया, जिसको पंडित राजन मिश्रा अस्पताल का नाम दिया गया। लेकिन पंडित राजन मिश्रा के बेटे इस बात से दुखी हैं कि अब आप अस्पताल बनाइए या कुछ और कीजिए। सच तो यही है कि जब वो बीमार थे तो उनको अस्पताल में एक बेड ही बड़ी मुश्किल से मिल पाया था और वेंटिलेटर तो मिला ही नहीं। अगर वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। बनारस के बीएचयू में डीआरडीओ के जरिए बना यह पंडित राजन मिश्र हॉस्पिटल है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इस अस्पताल में 750 बेड हैं, जिनमें 250 बेड आईसीयू के हैं। उनमें ज़्यादातर वेंटिलेटर वाले बेड है, पर अफसोस जिनके नाम पर यह अस्पताल बना उन्हें एक अच्छी एम्बुलेंस और एक अदद वेंटिलेटर वाला बेड नहीं मिल सका, जिससे उनकी मौत हो गई। इसका दर्द भी उनके परिवार को है। हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है सरकार से भी और पूरे सिस्टम से कि जब हमारे पिता जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़ी शख्सियत को समय पे चीज़ें नहीं मिल पाई, जैसे वेंटिलेटर है या फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ये चीज़ नहीं मिल पाई, तो इसमें हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार ने पंडित राजन मिश्र के सम्मान में इस अस्पताल का नाम रखा तो उनके बेटे का दर्द छलक कर बाहर आया कि अब उनके न रहने पर उनके नाम के अस्पताल से उनके पिता तो वापस नहीं आ सकते। ये दर्द अखबार की सुर्खियां बनी और जब एनडीटीवी ने उनके बेटे से बात की तब भी यह दर्द साफ दिखा। उनके बेटे का कहना है कि यह दर्द किसी और को न हो, इसलिए सरकार को बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर हजारों करोड़ खर्च करने के बजाय अस्पतालों पर पैसा खर्च करना चाहिए। सरकार से हमारी अपनी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोरोना 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हज़ारों करोड़ के जो बात है कि इतने हज़ार का ये बनेगा, उतने हज़ार करोड़ का वो मंदिर बनेगा, ये मूर्ति बनेगी, उस पर पैसा ना लगा के अगर अच्छे फुल्ली इक्विप्ड अस्पताल और अच्छे एम्बुलेंस, अच्छी हमारा हेल्थ सिस्टम पे अगर पैसा खर्च दें तो शायद हमारे हिंदुस्तान में और कई घर उजड़ने से बच जाएंगे। बस यही एक रिक्वेस्ट है। पंडित राजन मिश्र के बेटे का ये दर्द यूं ही नहीं है, यह उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ है जो छलक कर बाहर आ रहा है। वक्त रहते चिकित्सा व्यवस्था न मिल पाने के जिस दर्द से पंडित राजन मिश्र का परिवार गुजरा है, उससे कोई और रूबरू न हो सके, उसके लिए देश की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की उनकी बेटे ने जो बात कही है वो जायज़ भी है और वक्त की मांग भी। ऐसे में सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वाराणसी से गौरव द्विवेदी के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।